हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमने आपको बताया था कि 1 जनवरी से पूरे 30 दिन तक आपको क्लास 10th का क्रैश कोर्स अवेलेबल होगा हमारे इसी चैनल पर डे बाय डे करके। और आपको जो क्रैश कोर्स अवेलेबल होगा यहाँ पर पर डे के हिसाब से ये क्रैश कोर्स आपकी आते रहेंगे। और साथ ही साथ इस पर जो सिलेबस आपको अवेलेबल हम कराएंगे वो आपका सिलेबस होगा 30% हटा हुआ सिलेबस, और क्लास 10th के सारे चैप्टरों को बारी बारी से हम स्पीड से हल करेंगे। और आप हमारे साथ इस वीडियोस में रेगुलर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास 10th में आपके जो चैप्टर हटे हुए हैं उनको हम अलग करते हुए जो 70% का सिलेबस है उसके बारी बारी से चैप्टरों का सॉल्यूशन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीके से और जल्द से जल्द आपको वीडियो अवेलेबल करा के चैप्टर के कोर्सेज को फिनिश किया जाए। ठीक है, तो आज 1 जनवरी है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो सभी बच्चों को मेरे तरफ से विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और 2021 आ चुका है और आप पूरे जोश के साथ अपनी स्टडी पे लग जाइए, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। 1 महीने 2 महीने में जब भी एग्जाम आपके, लेकिन जल्द से जल्द आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं ताकि आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें, जिसके लिए हम आपको वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। चलिए हम वीडियो को आज को शुरू करते हैं। और आपको हम सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपका क्लास 10th का जो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं यानी कि नंबर सिस्टम आपका सबसे पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का जो कि यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, आपकी इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आता है और हम आपको बताएंगे इस चैप्टर पे इस 5 मार्क्स में आपका क्या क्या चांसेस होते हैं प्रश्न आने के, और कौन 100% प्रश्न होते हैं जो आपकी इन परीक्षाओं में आते हैं। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिए कि आपके इस चैप्टर में विभाजन एल्गोरिथम का अध्ययन करना है। विभाजन एल्गोरिथम का अध्ययन करना है। विभाजन एल्गोरिथम पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको इस चैप्टर पे HCF एंड LCM दोनों का अध्ययन करना है, किन किन विधियों से हम फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा टॉपिक जो आपका आता है रूट में कोई भी संख्या जैसे 3 और जैसे कि 2 प्लस √3, इस प्रकार की संख्याओं को हमें अपरमेय के रूप में सिद्ध करना। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि √3 और हमारा √3 यहाँ पर 2 प्लस √3 लिखा हुआ है, ये अपरमेय संख्या, लेकिन इनको हम प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहला टॉपिक आपका वही आता है। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, 100% होते हैं कि 2 में से 1 प्रश्न आपका परीक्षा में मिलना ही मिलना है। यदि इस टाइप का प्रश्न आता है तो 4 मार्क्स का आता है, और इस टाइप का आता है तो आपको 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, और अगला जो टॉपिक होता है आपका वो आता है शांत और अशांत आवर्ती से। शांत और अशांत आवर्ती से। ठीक है, आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपकी क्लास 10th में एनसीईआरटी सॉल्यूशन से आपकी इस चैप्टर से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, आपका पहला टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा है LCM HCF, और √3 और 2 प्लस √3 प्रकार की संख्या को हमें अपरमेय के रूप में सिद्ध करना। जैसे कि आप जानते हैं कि अपरमेय तो है ही है, लेकिन इसको किस प्रकार से प्रूव करना उनके बारे में। और शांत अशांत आवर्ती किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना किसी भी संख्या को बताना कि शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, आपको याद हो आपने क्लास 9th में संख्या पद्धति का अध्ययन किया होगा। ठीक है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को आप जानते हैं कि 2 पार्टों में बांटते हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा टॉपिक होता है आपका काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, आपके ये टॉपिक होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं का क्लास 10th में हमें किसी भी प्रकार से सॉल्यूशन नहीं करना है। बस आपको इतना जानना है कि यदि कोई भी संख्या रूट के अंदर आ जाती है और वो माइनस की होती है तो इस प्रकार की संख्याओं का हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? नो सॉल्यूशन, मतलब इस प्रकार की संख्याओं का कोई हल
नहीं होता और इस प्रकार की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं बोलते थे। यानी रूट के अंदर यदि कोई भी ऋणात्मक संख्या में मिल जाती है तो उसको हम लिखते हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या काल्पनिक संख्या बोल देते हैं, या कोई भी हल नहीं है। सिर्फ इतना सा जानना है काल्पनिक संख्या। लेकिन जो वास्तविक संख्याएं हैं इसके क्या पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, आपका 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं अनंत तक, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरी आपकी होती है पूर्ण संख्या, दूसरी आपकी होती है पूर्ण संख्या यानी कि पूरे पूरे नंबर ले लिए जाए तो पूरे पूरे नंबर यानी कि होल नंबर्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में हम, जो जीरो ऐड करने से आपकी पूर्ण संख्याएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक जीरो ऐड करने के बाद आपकी पूर्ण संख्या पूरी हो जाती है। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या आती है आपकी, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर्स जो धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। संख्या रेखा पर हम जितनी भी संख्या होती है माइनस अनंत से लाइक -2 -1 0 1 2 3 जितनी भी ये संख्याएं होती हैं ये सभी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं जैसा कि आप जानते हैं सम संख्याएं इवन नंबर्स होते हैं और सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं और कहां से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 8 आपका इनफाइनाइट तक जाती है। इसके बाद आती है विषम संख्याएं। इन विषम संख्याएं को क्या बोलते हैं हम, ऑड नंबर से बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या ऑड नंबर यानी कि ओ से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 3 5 7 ये सारी भी जितनी भी संख्याएं होती है सभी क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्या। विषम संख्या के बाद आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी डिवाइजिबल नंबर्स होते हैं यानी कि ऐसी संख्याएं होती है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। ठीक है, आप एक काउंटिंग पे मत लीजिएगा। ठीक है, अब आप किस तरीके से भाज्य संख्याओं को डिफाइन करेंगे कि भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा कम से कम किसी एन अदर नंबर से तो कटी जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे भाज्य संख्याएं जो आपकी स्टार्ट होती है, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है। क्यों, 4 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से तो कटेगी, साथ ही साथ 2 से भी कटेगी। 4 के बाद आ जाती है हमारी 6 हमारी एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी। 6 के बाद में 7 लेंगे नहीं, 8 हमारी एक ऐसी संख्या है कि 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। इसके बाद आती है 9 एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से कटेगी, 3 से कटेगी। ठीक है, तो यहां से 4। अब कभी भी भाज्य संख्याओं को 2 मत लिखिए, 2 एक अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा कम से कम एक अंक एक ऐसा हो जिससे वो क्या हो, कट जाए स्वयं के अलावा। ठीक है, तो 4 6 8 9 10 ठीक है 12 ये अनंत तक जितनी भी संख्याएं जाएंगी ये क्या होंगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं ना हम। ठीक है, हालांकि इंग्लिश में हमें क्या करना जान के, ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले तो हिंदी मीडियम पे ही नॉलेज ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे। कहां से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 ये इनफाइनाइट तक जाती है। यानी कि अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती। ठीक है, तो कितनी हो गई, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, भाज्य। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाज्य, भाज्य, विषम, सम, पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या। कौन सी, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किन्हीं 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा। सह अभाज्य संख्या किन्हीं 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। सह अभाज्य संख्या जैसे कि बोल सकते हैं 2 और 3। आप देख सकते हैं 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। हालांकि हमने बोला ना एक को इग्नोर करते हुए चलना मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। एक तो हालांकि सभी संख्याओं के साथ होता है,
और 5 और 7, इस पे भी देख सकते हैं आप कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सह अभाज्य जोड़े हैं, ठीक है। जैसे कि 12, ठीक है, और 17, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इस प्रकार की जितनी भी संख्याओं के दो जोड़े ऐसे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। सह अभाज्य संख्याओं के बाद बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। कौन सी? परिमेय संख्याओं की, यानी कि रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, और परिमेय संख्या प्रत्येक p बटे q के रूप की संख्या और जिसमें q डज नॉट इक्वल 0। अब q डज नॉट इक्वल 0 क्यों नहीं? क्योंकि यदि यहां पर q की जगह पे हम 0 रख देते हैं तो आप जानेंगे कि इसका मान किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, जैसे कि बेसिकली देख सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं अनंत आता है, और किसी भी संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर होती है तो 1 आता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। अनंत क्या होता? परिभाषित नहीं होता, ठीक है। तो p बटे q के रूप की, प्रत्येक p बटे q के रूप की संख्या जिसमें q डज नॉट इक्वल 0, और जहां p तथा q कोई भी पूर्णांक है, p तथा q कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। जहां पर p तथा q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। कैसे पूर्णांक? जैसे कि p की जगह पे 1 रख दें, q की जगह 2 रख दें, p की जगह 3 रख दें, q की जगह 9 रख दें, p की जगह पे 1 रख दें, q की जगह 6 रख दें, p की जगह पे 2 रख दें और q की जगह पे 1 रख दें, p की जगह पे -2 रख दें, q की जगह 1 रख दें। तो इतनी जो भी संख्याएं बनती चली जाएंगी वो सभी क्या होंगी? परिमेय होंगी। बेसिकली हम बोलते हैं कि प्रत्येक जो संख्या है, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, सह अभाज्य हो गया, परिमेय हो गया, और जितनी भी ये संख्याएं होती हैं यानी कि परिमेय ही होती है। जितनी भी ये जो संख्याएं होती हैं सभी क्या होती हैं? परिमेय। आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये 2 ही है, और 2 क्या होती है? एक सम संख्या भी होती है, 2 प्राकृतिक संख्या भी होती है, 2 पूर्णांक संख्या भी होती है, 2 अभाज्य संख्या भी होती है। यदि आप इसको देखें -2 क्या होती है? पूर्णांक संख्या। यदि हम लिख दें p की जगह पे 5 और q की जगह पे 1, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्म पे 5, जबकि 5 का एक अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4/1, इसको अगर हम डायरेक्ट फॉर्म पे लिखें तो सिर्फ 4 लिखेंगे, ठीक है। तो जितने भी संख्याएं प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, जितनी भी संख्याएं, सहभाज्य, जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी परिमेय के अंतर्गत आती हैं। सभी संख्याएं परिमेय ही होती हैं। हालांकि होते रूप किसके? वास्तविक संख्याओं के, लेकिन जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी है सहभाज्य तक, ये सभी परिमेय होती हैं। बात करते हैं परिमेय की, ठीक है। तो आप यहां पर कुछ टॉपिक जो जरूरत का आप नोट कर सकते हैं, तो जस्ट हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं और वीडियो पॉज करके आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। अब जैसे कि परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जान लिया, साथ ही साथ हम अपरिमेय संख्या भी जान लेते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो हमें इन्हें प्रूव करना है। ये जो दोनों संख्या है इनको हमें क्या प्रूव करना? अपरिमेय। हम जान तो लें पहले नंबर अपरिमेय है क्या और परिमेय क्या। परिमेय तो हमने बताया आपको, प्रत्येक p बटे q के रूप की जो संख्या होती है क्या कहलाती है? परिमेय कहलाती है, ठीक है। और जहां पर q डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि 0 होने पर क्या हो जाएगी? वो संख्या अनंत, और अनंत क्या होती? परिभाषित नहीं होती। और p और q जो होते हैं वो हमारे कोई भी पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय, तो अपरिमेय की जो डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे तो वो किस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रत्येक वह संख्या जो परिमेय नहीं होती, प्रत्येक वह संख्या जो परिमेय नहीं होती वो क्या कहलाती? अपरिमेय, ठीक है। प्रत्येक वह संख्या जो परिमेय नहीं होती क्या कहलाती? अपरिमेय कहलाती। जैसे कि हमने बोला कि आपसे जो प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य जितनी भी संख्याएं होती है सभी की सभी क्या होती है? परिमेय ही होती है। तो प्रत्येक वह संख्या जो परिमेय ना हो अपरिमेय कहलाती है। अब अपरिमेय कैसे कहलाती है? बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि करनी में 1 लिखा, इसका सॉल्यूशन 1, करनी में 2 लिखा, इसका सॉल्यूशन लगभग 1.41 की अप्रॉक्सीमेट में होता है। √3 का निकालते हैं 1.73, ठीक है, कुछ अप्रॉक्सीमेटली में होता है। इसका भी 4 का निकालते हैं तो एग्जैक्ट 2 निकलेगा। 5 का निकालेंगे तो 2 से कुछ ज्यादा होगा, 2.1 करके कुछ होगा। 6 का निकालेंगे, ये भी 2.2 कुछ अप्रॉक्सीमेटली में होगा। √7 का निकालते हैं 2.32 कुछ अप्रॉक्सीमेट में ये भी होगा।
रूट 8 निकालते हैं तो 2.9 कुछ करके होगा, अगर रूट 9 का निकालते हैं तो एकदम एग्जैक्ट 3 निकलेगा। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसका एग्जैक्ट वर्गमूल 1, इसका एग्जैक्ट वर्गमूल 2 और इसका एग्जैक्ट वर्गमूल 3। ये क्या है? परिमेय। ये क्या है? परिमेय। और ये भी क्या है? परिमेय। ठीक है, तो प्रत्येक वह संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या के रूप में आता है क्या कहलाता है? परिमेय। अब बात तो चल रही थी अपरिमेय की, अब अपरिमेय कहां गोल हो गया? तो अपरिमेय को कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रत्येक वह संख्या जिसका वर्गमूल दशमलव रूप में आए, प्रत्येक वह संख्या जिसका दशमलव रूप में वर्गमूल निकले। ठीक है ना, तो 2 का देखा वर्गमूल दशमलव रूप में, देखो दशमलव रूप में 1.73, इसका वर्गमूल 2.1, इसका वर्गमूल 2.2, इसका वर्गमूल 2.32, इसका वर्गमूल 2.9। प्रत्येक वह संख्या जिसका वर्गमूल दशमलव रूप में आ जाता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाले, हालांकि आप जानते हैं वर्गमूल तो प्रत्येक संख्या का हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वह संख्या जिसका वर्गमूल दशमलव रूप में अगर निकलता है तो वो संख्या हमारी अपरिमेय की श्रेणी में आती है। देख सकते हैं आप, रूट 3 अपरिमेय, रूट 3 ये भी अपरिमेय, रूट 5 अपरिमेय, रूट 7 अपरिमेय, रूट 6 अपरिमेय, रूट 2 अपरिमेय, रूट 3 अपरिमेय, रूट 10 अपरिमेय, रूट 11 अपरिमेय। तो इस प्रकार की संख्याओं को, हालांकि हमने जान लिया डायरेक्ट फॉर्म पे कि ये अपरिमेय होती है, लेकिन इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार का एग्जाम में सवाल बनता है। एक तो 4 नंबर का इस टाइप का और इस टाइप का 2 नंबर का। बात क्लियर? तो इसके लिए हमने परिमेय अपरिमेय जान लिया। बात क्लियर? अब विभाजन एल्गोरिथम और एलसीएफ और एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड करेंगे और शांत अशांत आवर्ती किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो ये सबसे पहले आपको जो जरूरत की चीजें आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल उठाते हैं और आपको बारी बारी से समझाते चलते हैं। 1.1 को हम स्टार्ट करते हैं और इस पर 2 प्रकार के सवालों को समझते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं इनको। सबसे पहला सवाल जो कह रहा है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का हमें क्या बताना है? एचसीएफ। एचसीएफ को हमने जो कक्षा 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है उसको नॉर्मली हम जानते थे माशा, जिसको फुल फॉर्म पे क्या बोलते थे? महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या है? वही माशा, और इस माशा को हमें किस विधि से यूज करके हल करना है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें हल करना है। हालांकि विभाजन एल्गोरिथम जो है आपने क्लास 8th तक इसका सॉल्यूशन यानी कि अध्ययन इसका पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको बताते हैं कि किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहली चीज आप बता सकते हैं कि किसी भी संख्या जैसे a है, इसका हम b में डिवाइडेशन करते हैं यानी कि भाग करते हैं, और भागफल यदि c आता है एटलीस्ट लास्ट में शेषफल d आता है। तो इन कॉन्सेप्ट को हम किसको क्या बोलते हैं इसके बारे में जान लें। जिससे भाग देते हैं उसको तो हालांकि हम भाजक बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें भाग देते हैं उसको हम भाज्य या हम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं भागफल और इसको हम बोलते हैं शेषफल। एक छोटा सा टॉपिक छोटी क्लासेस का जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी क्लास 10th में, और इसका जो सूत्र निकलता है वो निकलता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, आप सबसे पहले हम पहले कॉन्सेप्ट यानी कि विभाजन एल्गोरिथम को जानते हैं, एल्गोरिथम को जानते हैं कि इस प्रकार से इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए और कैसे हम इसकी सहायता से एचसीएफ निकालें।
दिख सकते हैं आप 135 और 225 है। इसका हमें विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालना। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं क्लास 8th की में जो आपने एचसीएफ निकाला हुआ था वही तरीके से हम विभाजन एल्गोरिथम को लगाते हैं और बताते हैं आपने क्लास 8th में किस प्रकार से एचसीएफ निकाला। ध्यान देना, क्लास 8th में यहां पर इसको हम बोल देते हैं रफ। हालांकि जब आपको विभाजन एल्गोरिथम लगानी है, जो ये तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये तरीका आपको सिर्फ रफ में करना है, सॉल्यूशन पे नहीं। रफ में किस प्रकार से कि यहां पर दो संख्याएं 135 225 यानी 135 225 इन दोनों का एचसीएफ। और एचसीएफ भी तो आप जान लीजिए एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ किन्हीं 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्याएं होती है, तो हालांकि हम यहां पर दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन सबसे ज्यादा उभयनिष्ठ दोनों संख्याओं में जो संख्या दिखेगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। यानी कि 135 और 225 में जो हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा जो कॉमन संख्या दिखेगी वही कॉमन संख्या हमारी क्या होती है, मासा। तो मासा किस प्रकार से निकालते हैं आप याद कीजिए, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा कि हम मासा निकालने के लिए छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। और किस प्रकार का देते हैं कि 135 का हम 225 में भाग देंगे, 135 से 225 में भाग देंगे। अगर दो बार देते हैं तो हो जाएगा 270, तो इसलिए एक ही बार देते हैं। कितने बार देते हैं, एक ही बार। 0 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। अब इस 90 का हम इसमें पुनः भाग देंगे। यहां पर याद आ गया होगा क्लास 8th में किस प्रकार से हम करते थे। तो इस 90 का पुनः हम क्या करेंगे, 135 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 45। और इस 45 का हम पुनः इस 90 में भाग देंगे तो दो बार जाएगा। और एट लास्ट जिस संख्या से ये संख्या लास्ट में खत्म हो गई वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ यानी कि मासा। तो सर जी ये सूत्र क्यों लगा दिया। अब ये सूत्र लगाते हैं हम, तो सबसे पहली चीज ये क्या है, भाज्य यानी संख्या, और भाज्य बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। पुनः फिर यहां पर टर्म्स लगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, पुनः भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लास्ट में कितना बचा, 0। इस प्रोसेस में लास्ट में जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो वही लास्ट वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है, एचसीएफ। यानी कि बोल सकते हैं एचसीएफ यानी कि मासा बराबर हमारा लास्ट में किस संख्या से कट गया, 45। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आपको जो सॉल्यूशन करना है एग्जाम पे, इसको आपको सॉल्यूशन पे करना है और ये आपको अपने रफ पर करना है। ठीक है, ये कहलाते हैं इस प्रकार से किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा निकालना। और मासा निकालने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम विधि। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखें दूसरा नंबर तो कह रहा है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, बशर्ते आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए आपको पूर्णांक पता होने चाहिए। पूर्णांक क्या है, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने आपको पूर्णांक के बारे में ही डिस्कस किया था। एक पूर्ण अंक के बारे में बात की थी और एक पूर्णांक के बारे में बात की थी। ये पूर्णांक होते हैं आपके -अनंत से लेकर +अनंत तक जाते हैं। लेकिन हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम सबसे पहली चीज लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि आप जानते हैं जो पूर्णांक होते हैं
पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं माइनस अनंत से लेकर -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं पूर्णांक। लेकिन धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो धन संख्या है, 1, 2, 3 बहुत है। ठीक है, प्लस अनंत तक। तो इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या जान लिया कि पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जो संख्या होती है वो पूर्णांक कहलाती है। और धनात्मक पूर्णांक यानी कि धन, इसका जो भाग होगा वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। अब हमें सिद्ध करना है कि किसी भी यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, और जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए बात करा तो धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे। अब हम देखते हैं 6q + 1 में इसको हल करते हैं। 6q + 1 को हल करते हैं तो q बराबर 1, 2, 3 रखने पर। ठीक है, अब q बराबर 1 से 1 रखते हैं तो 6 × 1 + 1 = 7। q बराबर 2 से जब 2 रखेंगे तो 6 × 2 + 1 = 6 दूनी 12 और 13। q बराबर 3 से तो देखेंगे 6 × 3 + 1 = 6 3 18 और 1 19। ठीक है, यहां पर q बराबर 1, 2, 3 रखने पर क्रमशः 7, 13, 19 आया, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये पहले टर्म्स के लिए हमने चेक कर लिया कि पहले वाले में क्रमशः यदि धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3 कुछ भी रखते जाएंगे तो 6q + 1 का जो सॉल्यूशन आएगा 7, 13, 19 यानी कि विषम पूर्णांक के रूप का ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 6q + 3 को। 6q + 3 इसमें चेक करते हैं। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, q बराबर 1 से तो 6 × 1 + 3 = 9। q बराबर 2 से तो 6 × 2 + 1 6 दूनी 12 और 13 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 सॉरी 6 दूनी 12 3 और 15 और q बराबर 3 से, और जब q बराबर 3 रखते हैं तो 6 × 3 + 3 = 6 3 18 3 21 रखते चले जाएंगे, विषम पूर्णांक ही आएगा। अतः q बराबर 1, 2, 3 रखने पर 6q + 3 क्रमशः कितना आया, 9, 15, 21 9, 15, 21 जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इस पर भी देखा हमने कि 6q + 3 में क्रमशः 1, 2 और 3 रखा हमने, क्रमशः कितना आया 9, 15, 21 आया, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब हम किस में चेक करेंगे, 6q + 5 में। 6q + 5 में चेक करते हैं तो क्या निकलेगा, q बराबर 1 से देखते हैं 6 × 1 + 5 यानी कि 11। q बराबर 2 से तो 6 × 2 + 5 6 दूनी 12 5 17। ठीक है, कितना आएगा 17। q बराबर 3 से तो 6 × 3 + 5 6 3 18 5 23। अतः ऐसे ही रखते चले जाएंगे। अतः q बराबर 1, 2, 3 रखने पर 6q + 5 क्रमशः 11, 17, 23 आता है। अतः ये सभी धनात्मक पूर्णांक पर सभी
धनात्मक विषम पूर्णांक ही होंगे। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में जो विभाजन एल्गोरिथ्म था हमने आपको वो भी समझाया, और ये जो सवाल दिया है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, तो क्रमशः मैं धनात्मक पूर्णांक रख के आपको दिखाया कि किस प्रकार से विषम पूर्णांक के रूप के ही निकलते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप ऐसे ही कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपकी 1.1 यहाँ पर फिनिश। और आप इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन यदि देखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए लिंक पर जाकर आप वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1.2 को हम स्टार्ट करते हैं। आप यहां तक इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आप ध्यान दें, हम प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहली चीज जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कितनी प्रकार की विधियां होती है और किस किस प्रकार से हम उनको हल करेंगे। ठीक है, आप 1.2 पे गौर करेंगे तो इसमें मोस्टली जो सॉल्यूशन है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, तो एलसीएम और एचसीएफ, आपको एचसीएफ तो हमने बता दिया था जिसको हम मासा के नाम से जानते हैं, और एलसीएम जो होता है हम इसे लासा के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इसका जो बेसिक एक फॉर्मूला होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, जिसको हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यानी कि लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये होता है सूत्र, बेसिक सूत्र होता है। सबसे पहला जो प्रश्न कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको निकालने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि 140 का जो आपने क्लास 8th स्टैंडर्ड तक एलसीएम यानी कि लासा निकालने का तरीका सीखा कि 2 से भाग दें 70, फिर 2 से भाग देते हैं 35, फिर 5 से भाग देते हैं तो 7, और फिर 7 से भाग देते हैं 1। यानी कि देख सकते हैं 140 के हमने जो गुणनखंड किए वो हुए 2 × 2 × 5 × 7, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 है आपकी अभाज्य संख्या, लेकिन अगर इसको कंप्लीट लिख देंगे तो 4 जो कि भाज्य संख्या हो जाएगी, लेकिन 2 यहाँ पर 2 बार आया तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यदि हम ऐसा ही छोड़ देते तो ये 4 हो जाता जो कि भाज्य हो जाता, लेकिन भाज्य नहीं, हमें अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। 2 अगर यहां पर 3 बार आता तो 2 की पावर 3 कर देते, अगर 5 2 बार आता तो 5 की पावर 2 करते, अगर 7 2 बार 3 बार जितनी बार भी आता उतनी पावर उसकी बना देते। ऐसा नहीं छोड़ सकते, क्यों ऐसा इसलिए नहीं छोड़ सकते, देखो 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2, 5 एक बार आया 5, 7 एक बार आया 7, तो देख सकते हैं 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या, 7 भी एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना यही तरीका कहलाता है। और निकालते कैसे, इस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, बात क्लियर। इसके बाद बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 26 और दो संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि मासा गुणे लासा। तो 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम देखते हैं 26 और 91 का लासा कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, सबसे पहले 13 तो 91, और फिर 7 से जाएगा तो 13, 7 एकम 7, 7 21, और 13 से जाएगा तो 1 और 1। तो देख सकते हैं यानी कि जो एलसीएम निकालने का जो तरीका एलसीएम यानी कि लासा वो क्या निकलेगा, 2 × 7 × 13। तो कितना हो जाएगा, 2 × 13 7 91, और 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 और 9 दूनी 18। यानी कि जो एलसीएम निकला वो कितना निकला, 182 निकला। और एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप जान सकते हैं कि 26 का हम क्या करेंगे, 91 में भाग देंगे, और कितने बार जाएगा, आई थिंक 3 बार जाएगा, 4 बार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा तो 36 18 की 8 हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, तो कितना बचेगा, 11 में से 8 गया 3, और 8 में से 7 गया 1। अब 13 का किस में देंगे, 26 में। ठीक है, 13 दूनी 26। ठीक है,
यानी कि 13 से पूरा पूरा लास्ट में कट गया, यानी कि बोल सकते हैं HCF यानी कि जो मासा है वो कितना निकला 13, यानी कि LCM कितना निकला 182 182 और HCF जो निकला सिर्फ 13 निकला। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कक्षा 8 तक हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट से हमने LCM और HCF यहाँ पर आपको निकालना बता दिया। अब इसको भी हमें सत्यापित करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो चेक कर सकते हैं कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, तो 26 इंटू 91 और LCM यानी कि 182 और ये 13। ठीक है, तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2। ठीक है, 13 8 104 और 2 106 की 6 हासिल लगी 10 और 13 10 23। तो 2366 ये निकला और 2366 ये भी निकलेगा। ठीक है, 2366 अगर ये निकला तो 2366 ये भी निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि LCM निकालने का तरीका हमने आपको ये बताया, HCF निकालने का तरीका ये बताया, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है इनटू इक्वल जो होगा HCF और LCM दोनों के आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जो कि निकले 2366 आपस में दोनों क्या निकले, बराबर निकले। आप देख सकते हैं यदि दोनों बराबर है, चूंकि LHS इक्वल RHS, अतः क्या बोल सकते हैं, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्यों, हमने LCM और HCF आपको निकालना बता दिए, साथ ही साथ में इनको सत्यापित भी कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM आपस में क्या होते हैं, बराबर, और जब बराबर है यानी कि LCM और HCF जो हमने निकाले वो हमारे क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद चर्चा हो रही है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM हमें क्या करना, ज्ञात करना। जो यहाँ पर संख्याएं 12 15 और 21, 12 15 21 दी हुई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 इस फॉर्म पे होंगे, और 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, या अभी हमने इसको पूर्णतः नहीं किया, अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5, और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। और 21 के जो गुणनखंड हो जाएंगे, 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7, इसके अलावा इसका भी कोई गुणनखंड नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास 12 15 और 21 संख्याएं दी गई हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है, तो सबसे पहली चीज हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो हमने निकाला यहाँ पर, और 15 का अभाज्य गुणनखंड ये निकला, और 21 का अभाज्य गुणनखंड ये निकला। दोनों में आप गौर करेंगे कि यदि HCF जो होता है, हमने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। सबसे ज्यादा क्या कॉमन है, देखेंगे 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 3 कॉमन दिख रहा है सभी में। तो HCF हमारा कितना हो गया, 3। HCF कितना हो गया, 3। बात क्लियर। अब LCM निकालने का सबसे रामबाण तरीका होता है कि LCM जितने भी अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनमें सबसे बड़ी घात के पद को छांटना है। 2 निकालना है तीनों से, वो भी सबसे बड़ी घात का, तो 2 की पावर 2। अब 3 चेक करेंगे तो 3 की एक ही घात है सभी में, तो सिर्फ एक ही बार 3 लिखेंगे, और 5 है जो कि एक ही बार है तो इंटू 5 लिखेंगे, और 7 को गौर करेंगे जो भी एक बार है। तो जितने भी अंक लिखे होंगे उनमें सबसे बड़ी घात का पद क्या करेंगे, अंक क्या करेंगे, हम लेंगे, ढूंढेंगे, और सबसे बड़े अंकों को हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात वाले अंकों को लिखेंगे। यदि यहां पर सिर्फ 2 होता, यहां पर 2 की पावर 2 होता, तो 2 की पावर 2 को सिर्फ एक बार लिखते, मैक्सिमम घातांकी अंक लेते हैं। तो 2 की पावर 2, 3 सभी में एक ही एक घात का 3, 5 एक ही घात का तो 5, 7 एक ही घात का तो 7, कितना हो गया 4 गुणे 3 इंटू 5 इंटू 7। अब जो गुणा भी किए जाते हैं वो भी बहुत सोच समझ के इतना परफेक्ट तरीका करना चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन भी सरल हो जाए। 4 3 12, 12 5 60 इंटू 7, 7 6 42, यानी कि जो LCM निकलेगा हमारा वो निकलेगा 420। भाई ये तो 420 निकला। HCF क्या निकला, अभाज्य गुणनखंड विधि से 3, और LCM कितना निकला 420।
20। अब आज गुणनखंड विधि में एचसीएफ निकालना यानी कि कॉमन संख्या छांटते हैं और एलसीएम निकालना हाईएस्ट घातांकीय पद को एक बार लिखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 2 हाईएस्ट निकाला, हाईएस्ट घातांकीय पद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है और इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये जो सूत्र है इसकी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि 9 है, फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या इंटू सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, 9 चौको सॉरी 306 तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, कितना हो गया, 9 तिया 27 बचा 3, 9 चौको 36 इंटू 657। अब सरल करेंगे, हम किस प्रकार से सरल करेंगे, इसको लिखेंगे 30 + 4 के रूप में, 34 को 30 + 4 के रूप में और इंटू 657। 30 का इसमें गुणा करेंगे, 7 × 21 की 1, हाथ से लगी 2, 5 × 15 2 17 की 7, हाथ से लगी 1, 6 × 18 1 19 और 0 19,710। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 × 21 की 1, हाथ से लगी 2, 5 × 15 17 की 7, हाथ से लगी 1, 6 × 18 1 19 और बाद में 0 और 4 का इसमें गुणा करेंगे, 7 × 28 की 8, हाथ से लगी 2, 4 × 5 = 20 2 22 की 2, हाथ से लगी 2, 6 × 24 और 2 26। इनको ऐड करते हैं हम तो 8 और 1 और 2 3, 7 और 6 13 की 3, हाथ से लाई 1। ठीक है, और 9 3 12 की 2, हाथ से लगी 1 यानी कि 22,338। इसका एलसीएम कितना निकला, 22,338। ठीक है, यहां तक आपके 4 नंबर तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन हो गया। 5वें नंबर प्रश्न देखें तो 5वें नंबर में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, देखो प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 कहां तक, इनफाइनाइट। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है। देखिए भाई, यदि 6 की पावर 0 भी कर दें तो 1। ठीक है, यदि 6 की पावर 0 करेंगे तो 1 और प्राकृतिक संख्या के लिए क्या करेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 36 आएगा और 3 रखेंगे तो 216 आएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या पे 6 की पावर n कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। तो लिखेंगे चूंकि n बराबर 0 पर 6 की पावर n 1 एवं n बराबर 1 2 3 पर क्रमशः 6 36 216 आता है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n कभी समाप्त नहीं हो सकता, यहां तक कि अगर 0 भी घात चढ़ाते हैं तो ये 1 आएगा। तो 6 की पावर n क्या होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए समाप्त नहीं हो सकता। दैट्स क्लियर। इसके साथ ही साथ और आप इस प्रश्नावली यानी कि 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दी हुआ है उसमें एक लिंक दी हुई है, उसमें एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 1.3 को देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न दिया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हमने आपको वीडियो शुरू करने के पहले ही आपको बताया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या तो है ही है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको प्रूव किस प्रकार से करेंगे हम उसको समझते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि पेपर में ये 4 मार्क्स का
और ये 2 मार्क्स का 100% दोनों में से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। 100% आपको इस चैप्टर से दोनों में से एक प्रश्न 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ बाकी ये है कि ये पूछता है कि ये पूछता है, ये कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। यदि ये आता है तो 4 नंबर का और ये वाला आता है तो 2 नंबर का, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो देखो हो ही सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो बोल रहा है पहले नंबर वाले में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले नंबर तो हम ये जान लें कि ये अपरिमेय संख्या तो है ही है, लेकिन इसको सिद्ध किस प्रकार से करना तो इसको समझें। तो हम सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसके विपरीत, ये अपरिमेय तो है ही है, लेकिन इसके विपरीत हम इसको अगर परिमेय मान के हल करते हैं, सॉल्यूशन अगर हमें इसको करना है तो इस संख्या को हम क्या मानेंगे, माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तब करनी में 5 जो हम लिखेंगे, करनी में 5 बराबर P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 एवं P तथा Q कोई सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने माना कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग करनी में 5 बराबर P/Q मानेंगे, जहां पर Q डज नॉट इक्वल 0 और P तथा Q कोई सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। सहअभाज्य हमने आपको बताया कि सहअभाज्य संख्या दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि यहां पर P और Q में कोई भी संख्या कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ नहीं होगी। ठीक है ना, यदि ये परिमेय संख्या है। और यदि धोखे से इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन निकलता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी फिर, क्योंकि PQ क्या होते हैं, कोई भी सहअभाज्य संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर ये सहअभाज्य के अलावा इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन अगर आ जाता है तो ये सहअभाज्य नहीं होंगी, और अगर ये सहअभाज्य नहीं होंगी तो ये परिमेय भी नहीं होंगी, यानी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा और परिमेय जो हमने माना था वो गलत हो जाएगा और करनी 5 एक परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय हो जाएगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, करनी में 5 बराबर P/Q, जहां पर Q डज नॉट इक्वल 0 एवं P तथा Q कोई सहअभाज्य पूर्णांक है। अब हम क्या करते हैं, करनी में 5 बराबर P/Q, बटे में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची गुणा, तो Q इंटू करनी में 5 बराबर P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करते हैं तो Q का स्क्वायर इंटू करनी में 5 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, और करनी का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होगा। दोनों आपस में बराबर हैं, अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होगा, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या, अगर यहां पर 5 है तो अभाज्य संख्या इसके साथ भी 5 होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगी। ठीक है, और भैया अतः 5 जो हमारा P स्क्वायर को क्या करेगी, विभाजित करेगी, यानी कि P स्क्वायर को 5 काटेगा। और भाई ये बताइए 5 अभाज्य संख्या, 5 क्या अभाज्य संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती। जब 5 अभाज्य संख्या है और 5 P स्क्वायर को काट रही है तो जाहिर सी बात है इसके साथ में 5 तो गुणे में है ही है, चूंकि वर्ग है तो 5 का वर्ग भी होगा, 5 का वर्ग होगा, यानी कि 5 फिर इसमें है, तब बोल देंगे तब 5 P को भी विभाजित करेगी। क्या बोलेंगे, अतः 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगी, तब 5 P को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस थ्योरी को हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तब जब 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रही है, साथ ही साथ फिर 5 P को भी विभाजित करेगी, तो 5 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, सॉरी P बराबर कितना लिखेंगे, 5K। P बराबर 5K। क्यों, क्योंकि
5p को जब विभाजित करेगी यानी कि काटेगी, ठीक है ना, 5p को अगर काट रहा है तो p के साथ में 5 है तो p बराबर 5 के मान लिया हमने, ठीक है। p का मान 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर में रखने पर, ठीक है, इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर, p की जगह पे 5k का स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, 5 से काटेंगे 5 बार तो q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। सेम प्रोसेस ऐसे ही बन गया, तो अब यहां पर बोल सकते हैं अतः 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा 5q स्क्वायर को, जो 5 होगा q स्क्वायर को, क्यों, दोनों आपस में बराबर है ना, 5 अभाज्य संख्या, जब 5 यहां पर है तो 5 यहां पर भी होगा, तो 5 क्या करेगा, q स्क्वायर को विभाजित करेगा, तब 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि 5p को भी विभाजित कर रहा, 5q को भी विभाजित कर रहा। अभी हमने क्या बोला था, p और q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग देखें तो 5p को भी काट रहा, 5q को भी काट रहा, तो p और q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जो कि ये बात फिर गलत हो गई। तो बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः p तथा q कोई सह अभाज्य गुणनखंड 5 है, अतः p तथा q कोई सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब भैया हमने इसको सहअभाज्य बताया था तो ये से सहअभाज्य निकले नहीं है, ठीक है ना, अतः p तथा q कोई सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः करनी में 5 एक परिमेय संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है, अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। दैट्स क्लियर। बस इतना सा सिंपल सा तरीका करना, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सहअभाज्य पूर्णांक माने थे और जो सहअभाज्य यहाँ पर तो गलत हो गए कि सहअभाज्य है ही नहीं है। जब ये सहअभाज्य नहीं है तो फिर ये परिमेय माना था, ये भी गलत है, तो फिर क्या होगा, जब परिमेय नहीं है, हमने डेफिनेशन भी बोला था जो संख्या परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाती, तो जब परिमेय नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरा नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने आपको पहले नंबर वाला सवाल बताया जो आपका बोल सकते हैं इसी का छोटा भाई, ठीक है, इसका छोटा भाई ये रहा, ठीक है। ये बड़ा मार्क्स का आता है यानी कि थोड़ा सा बड़ा था, और ये छोटे मार्क्स का आता है यानी कि ये सिंपल होगा, ठीक है। 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो सेम वैसे ही प्रोसेस करते हैं। दूसरे नंबर को माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है, तब 3 + 2 करने में 5 बराबर p/q, जहां q डज नॉट इक्वल 0 एवं p तथा q कोई सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। 3 + 2 करने में 5 बराबर p/q, जहां q डज नॉट इक्वल 0 और p
p तथा q कोई सहभाज्य पूर्णांक संख्या है, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। या फिर इसको हल करेंगे तो 2 करनी में 5 बराबर p बटे q, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। या √5 बराबर 1/2 p बटे q माइनस का 3, ठीक है। चूंकि समीकरण 1 में √5 एक अपरिमेय संख्या, जाहिर सी बात है, अभी जस्ट पहला सवाल किया ना, ये अपरिमेय सिद्ध किया। चूंकि समीकरण 1 में √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब ये संख्या और ये आपस में बराबर है, तो जब इसके बराबर ये वाली संख्या तो ये अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय होगी, तब 1/2 p बटे q माइनस 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या यदि हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ जोड़ें, घटाएं, गुणा, भाग कुछ भी करते हैं, तो जो अपरिमेय संख्या जो संख्या होती है वो भी अपरिमेय बन जाती है। कोई भी नॉर्मल एक संख्या होती है उसके साथ में हम अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं तो वो भी आपकी अपरिमेय ही बन जाती है। मतलब ये बोल दो, या दूसरी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ में हम अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं तो वो संख्या भी आपकी क्या बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, तब 1/2 p बटे q माइनस 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, तब 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। क्लियर। तो ये आपका एग्जाम्स में मोस्टली 2 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 1.4 को ध्यान दें तो प्रश्नावली 1.4 पे कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। और हमने यहाँ पर 4 प्रश्न लिख लिए, इनको हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है कि दिए गए संख्याओं का प्रसार शांत है या अशांत। सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं शांत और अशांत क्या कहलाता है। शांत और अशांत क्या कहलाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 25/2, कैलकुलेशन हल करेंगे तो 12.5। 25 में हमने 4 से भाग दिया, 4 छंग 24, बचा 1, 0 ले लिया, 4 दूनी 8, 4 5 20। 25 में हमने 5 से भाग दिया तो 5 बार जाएगा। 25 में हमने 8 से भाग दिया तो 8 × 24, बचा 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। ठीक है। और इसी 25 संख्या में हमने जब 3 से भाग दिया, 3 × 24, बचा 1, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, कटता चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। 25 में हमने जब 6 से भाग देंगे तो 6 × 18, 6 × 24 दशमलव। ठीक है। तो 1 बचा, 6 एकम 6। ठीक है। 6 × 24, बचा 1, 0 ले लिया 10, 6 एकम 6, बचा 4। तो 4 और 0, 6 6 36, फिर 4 4 6 36, इतना करता चला जाएगा। और 25 में हमने 7 से भाग दे रहा है, 7 × 21, बचेगा 4, 0, 7 × 35, बचेगा 5, 7 × 7 49, बचेगा 1, 7 एकम 7। मतलब ऐसी प्रक्रिया इसकी कटती चली आएगी, रुकेगी नहीं। और 25 में हमने जब 9 से भाग दिया, 9 दूनी 18। ठीक है। बचेगा 7, 9 7 63। ठीक है। और कितना, 9 दूनी 18, बचा 7, 9 7 63, फिर बचा 7, तो 9 7 63। ये प्रोसेस चलती चली आएगी। मतलब यदि किसी संख्या में हम भाग देते हैं और उसका जो भागफल होता है वो खत्म हो जाए, ठीक है, यानी कि एक स्थिति पे क्या हो जाए, रुक जाए, इस प्रकार के जो प्रसार कहलाते हैं वो हमारे शांत आवर्ती वाले कहलाते हैं, यानी कि शांत हो गए। और संख्या में हम भाग देते हैं किसी संख्या में, तो यदि भाग
का जो भागफल है वो खत्म ही ना हो, रुके ही ना, जाते ही जा, वो इस प्रकार के प्रशांत क्या कहलाते हैं, जो प्रसार होते हैं वो हमारे अशांत प्रसार कहलाते हैं। यदि भागफल शांत हो जाए तो शांत प्रसार, और भागफल यदि जाते ही जाए, रुके ही ना, अशांत प्रसार कहलाते हैं। तो शांत प्रसार में आप गौर कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है, इसका हर कितना है, 2, कितना 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आपने गौर किया कि जितने भी शांत प्रसार वाले थे उसमें 2 था या 2 की पावर के रूप में था, 5 था या फिर 2 की पावर के रूप में था, ठीक है, 5 की पावर के रूप में भी आ जाता। और दूसरे आपने दूसरी ओर अशांत प्रसार गौर करेंगे तो 3 है, 6 है, 7 है और 9 है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन इसको हल करते हैं पहले वाले को, और आपको बारी बारी से समझाते हैं तो आपको समझ में आ भी जाएगा। 31 और 25, ठीक है, 31 25 करते हैं, यानी 13 बटे, ठीक है, ये हो जाएगा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। तो लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या का हर 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 अर्थात 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है। जो परिमेय संख्या दी है उसका जो हर है 5 की पावर 5, ठीक है। अब 2 की पावर m, 5 की पावर n हमने क्यों लिख दिया, तो 2 की पावर m और 5 की पावर जो n लिखा हुआ है, mn हमारे क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर तो 2 है नहीं है, तो 2 को लिखने के लिए हम ऐसा तो कर सकते, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, तो बन गया 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का। तो हमने बोला परिमेय संख्या का हर 5 की पावर 5 अर्थात 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः परिमेय संख्या का प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती होगा। परिमेय संख्या का जो प्रसार है वो कैसा होगा आपका, शांत आवर्ती, और एग्जाम में ऐसा अंडरलाइन भी कर देना चाहिए। दूसरे नंबर को देखेंगे तो लिखा हुआ है 17/8, तो 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और देख भी सकते हैं इसका जो हर है परिमेय संख्या का 2 की पावर 3, या इसको बोल दें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है। तो बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 है और तो कोई संख्या नहीं है, यदि जो परिमेय संख्या का जो हर होता है या तो सिर्फ 2 की घात के रूप में मिले, या सिर्फ 5 की घात के रूप में मिले, या 2 और 5 की घात के रूप में मिल जाता है, तो हम बोल देते हैं उसका प्रसार शांत प्रसार होगा। यहाँ पर 2 की पावर 3, या बोलेंगे 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का। क्यों, अब 5 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, इसी रूप का है। तो प्रसार इसका क्या होगा, शांत आवर्ती। प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती, ठीक है। इसके बाद देखें हम 7वां नंबर, तो 7वें नंबर को हम गौर करते हैं, तो लिखा हुआ है 129, 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, ठीक है, और 7 की पावर 5 के रूप का, ठीक है। देखेंगे परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अब इसके रूप का नहीं है, जो परिमेय संख्या का जो हर है 2 की पावर 5 और 5 की पावर 7 होता तो शांत आवर्ती था, लेकिन 7 जुड़ गया इसके साथ में, तो इस रूप का नहीं है। तो ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती। कैसा होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम 8वां नंबर। 8वां नंबर क्यों करा रहा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 6/15। अगर हम इसको करेंगे 5 3 15, 3 आएगा, जो कि लग रहा है अशांत आवर्ती, जबकि ये कट भी रहा है, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15। अब गौर करेंगे इसका जो हर है 5 की पावर 1, या बोल दें 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है। क्यों, जब 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 के रूप का है ना, इसका जो हर है इस रूप का है, तो बोल सकते हैं ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। क्या होगा, शांत आवर्ती। अगर डायरेक्ट हल कोई करने चला इसको तो ये हो जाएंगे 5 × 3 के रूप के गुणनखंड, जबकि 3 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट हल नहीं करना, इसको आप पहले सॉल्व कर लेना, तो इस रूप में आएगा, फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं देख के कि ये शांत आवर्ती है, ठीक है। इसी के साथ में आपकी
पहले चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज की जो जरूरत का पार्ट था हमने पूरा करा दिया, और आप बारी बारी से एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 को पूर्णतः हल करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक में जाइए आप, जो डिस्क्रिप्शन पर दी गई है उस पर जाकर आप पूरी एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और जाते जाते कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। Do you want to know?